दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। कैंपिंग ऑन हॉरर फॉरेस्ट एक डरावनी कहानी है जो कुछ दोस्तों के अनुभवों पर आधारित है, जो एक रहस्यमय और बदनाम जंगल में कैंपिंग के लिए जाते हैं। यह जंगल इस वजह से मशहूर है क्योंकि वहां कभी न खत्म होने वाली आत्माओं की मौजूदगी और पुराने काले जादू की कहानियां सुनाई जाती हैं। जब ये ग्रुप एक रात के लिए उस जंगल में डेरा डालता है तो उनका सामना एक ऐसी शक्ति से होता है जो दशकों से उस जमीन पर हावी है। जंगल की गहराइयों में छिपे रहस्यों और शैतानी ताकतों का सामना करते हुए वे अपने डर से लड़ने की कोशिश करते हैं। हर कदम के साथ वे उस जंगल के पुराने जादू, आत्माओं और एक दिल दहला देने वाले रहस्य में डूबते चले जाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उनकी जंग सिर्फ जंगल से नहीं बल्कि उनके भीतर छिपे भय से भी होती है। क्या वे इस जंगल की लानत से बच पाएंगे या फिर ये डर उनकी जिंदगियों पर हमेशा के लिए छा जाएगा। गर्मियों की छुट्टियां आई थीं। लाहौर के 5 दोस्त जैन, अदील, हसान, रमशा और अली शबा एक एडवेंचर प्लान कर रहे थे। सभी को रोमांच का शौक था और इस बार उनका इरादा था कि वे पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में एक जंगल के बीचों बीच कैंपिंग करेंगे। वह जंगल जिसके बारे में एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि वहां रात को साए घूमते हैं। ये जगह वीरान वादी के करीब थी, एक ऐसा इलाका जहां इंसानों का जाना बहुत कम होता था। स्थानीय लोग इसे भटकी हुई रूहों का जंगल कहते थे, मगर युवा खून जोश में था। उन्होंने उन डरावनी कहानियों को सिर्फ अफवाहें समझकर हंसी में उड़ा दिया। जैन ने कहा, यार ये सब ड्रामा है। किसी ने दादी अम्मा की पुरानी कहानियों को सच मान लिया है। हम जाएंगे, कैंप लगाएंगे और जमकर मजे करेंगे। 2 दिन बाद वे सभी अपने टेंट, खाने पीने का सामान और कैमरे लेकर जीप में रवाना हो गए। रास्ते में पेड़ों की भीड़ बढ़ती गई और धूप कम होती गई, जैसे सूरज खुद को छुपा रहा हो। उनका मंजिल एक पुराना जंगल था जिसके बीच एक खंडहर जैसी पेड़ों की झोपड़ी थी। बिल्कुल फिल्मों जैसा दृश्य। कैंप लगाया गया, आग जलाई गई, गाने गाए गए और सभी ने अपने कैमरे ऑन किए ताकि रात के एडवेंचर को व्लॉग में कैद किया जा सके। मगर जैसे ही रात के 12 बजे रमशा ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई दूर पेड़ों के बीच चल रहा हो। पहले तो सबने मजाक समझा, लेकिन फिर वो आवाजें तेज होती गईं। अदील ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। हसान ने कहा, शायद कोई जानवर होगा, मगर रमशा के चेहरे पर डर उतर आया था। नहीं, वो इंसानी कदमों की आवाज थी और वो मेरे टेंट के पास से आई थी। जब सब उठे तो हैरान रह गए। टेंट के चारों तरफ कुछ अजीब निशान थे, जैसे नाखूनों से जमीन खोदने की कोशिश की गई हो। एक पेड़ पर खून की कुछ बूंदें भी थीं और हसान का कैमरा वो पूरी रात रिकॉर्ड कर रहा था। जब वीडियो देखी गई तो कैमरे के आखिरी कुछ मिनटों में एक धुंधला सा साया नजर आया जो टेंट्स के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। अदील की आवाज कांपने लगी। हमें ये सब मजाक लगता था, मगर ये जगह वाकई में मनहूस है। जैन, अदील, रमशा, हसान और अली शबा ने वो वीडियो कई बार देखी और हर बार वो साया पहले से ज्यादा साफ दिखता। वो इंसान जैसा लगता, लेकिन उसकी हरकतों में कुछ गलत था, जैसे वो जमीन पर पांव रखे बिना हवा में तैर रहा हो। जैन अब भी मानने को तैयार नहीं था। किसी ने मजाक किया होगा, शायद कोई लोकल हमें डराने आया हो। मगर अली शबा ने नरमी से कहा, जैन, तुमने उसके पीछे पेड़ों की शाखें देखी? वो हिल भी नहीं रही, जैसे वो साया हवा में हो। ये सुनते ही एक पल के लिए सब चुप हो गए। दोपहर में अदील और हसान ने कैंप से कुछ दूरी पर घूमने का फैसला किया। वे दोनों स्थानीय पगडंडियों पर चलते हुए
एक छोटे से झरने तक पहुंच गए। वहां एक पुराना पत्थर था जिस पर अजीबोगरीब निशान खुदे हुए थे। ये चिन्ह किसी रस्म की तरह लगते थे, जैसे कोई टोना टोटका। हसान ने मजाक में कहा, ये शायद किसी चुड़ैल का विजिटिंग कार्ड है। अदील ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी नजर उस पत्थर के पीछे एक सूखे पेड़ पर थी, जहां एक जला हुआ कपड़े का टुकड़ा लटक रहा था और उस पर खून के धब्बे थे। शाम को वे दोनों वापस कैंप पहुंचे, लेकिन उनके चेहरों पर गंभीरता छाई हुई थी। उन्होंने बाकियों को सब कुछ बताया और सबने तय किया कि अब रात में एक साथ बैठकर पहरा देंगे ताकि कोई हादसा ना हो। मगर जब रात आई तो माहौल और भी भारी हो गया। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी टेंट्स के आसपास पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। फिर एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे किसी ने जोर से चीख मारी हो। रमशा की चीख सुनाई दी, मेरा टेंट! किसी ने अंदर से खींचने की कोशिश की है। सब फौरन दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। जमीन पर एक गहरा पंजे जैसा निशान था और रमशा का टेंट आधा फटा हुआ था। अदील ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। हमें कल सुबह यहां से निकल जाना चाहिए। ये जगह खेलने की नहीं है। मगर तभी एक और अजीब घटना घटी। चैन का मोबाइल जो बंद हो चुका था, अपने आप ऑन हो गया। उसमें एक वीडियो चलने लगी, वो दृश्य जो किसी ने रात के वक्त रिकॉर्ड किया था। वीडियो में जैन सोता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन कैमरा जैसे किसी तीसरे शख्स के हाथ में हो, जो उसके बिल्कुल पास आकर सांस ले रहा हो। और वीडियो का आखिरी सीन था एक लाल आंखों वाला चेहरा जो कैमरे के बिल्कुल सामने आ गया, और फिर सब अंधेरे में डूब गया। सब पर एक खामोशी छा गई। अब ये सिर्फ कैंपिंग नहीं रह गई थी, ये एक दलदल बन चुकी थी, जिसमें जो भी एक कदम अंदर रखता वो वापस नहीं लौटता। जैन की वीडियो देखने के बाद सभी दोस्तों की नींद उड़ चुकी थी। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो अपने टेंट में अकेले जाए। सबने तय किया कि वे एक ही टेंट में रात बिताएंगे और बारी बारी से पहरा देंगे। हसान और अदील पहरे पर थे, जब अचानक उन्हें जंगल के अंदर से कोई रोशनी झिलमिलाती दिखी, जैसे कोई लालटेन लेकर चल रहा हो। वो रोशनी धीरे धीरे करीब आ रही थी। अदील ने धीमी आवाज में कहा, ये कौन हो सकता है इस वक्त? रोशनी के साथ एक परछाई भी नजर आने लगी। जब वो बिल्कुल पास पहुंची तो वो रोशनी बुझ गई और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा रह गया। सुबह जब वे सब कैंप से कुछ दूरी पर नदी के किनारे पानी लेने गए तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे और आंखें ऐसी थीं जैसे सालों की नींद से अभी अभी जागी हों। जैन ने एहतियात से पूछा, बाबा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने नरमी से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस जंगल ने अपनी भूख बहुत सालों से दबा रखी थी और तुम लोग ताजा मांस हो। उसकी आवाज कांपती हुई थी, लेकिन हर शब्द में एक खौफनाक सच्चाई छिपी थी। अलीशबा ने कांपते स्वर में पूछा, क्या मतलब? बूढ़ा चुप हो गया। फिर उसने एक छोटा सा पैकेट उनकी ओर बढ़ाया और बोला, ये ताबीज अपने टेंट्स के चारों ओर रख देना। रात में चाहे कुछ भी हो, आग को कभी बुझने मत देना। इतना कहकर वो अचानक उठ खड़ा हुआ और जंगल की ओर चल पड़ा, जैसे वो जमीन से ही उगा हो। उस रात उन्होंने ताबीज रखे और आग को तेज रखा, लेकिन जंगल में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे किसी ने सड़ा हुआ खून जला दिया हो। फिर वही साया दोबारा दिखाई दिया। इस बार वो सिर्फ कैंप के आसपास नहीं रहा, बल्कि अलीशबा के टेंट के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। वो चीखी, बाकी सभी भागे, लेकिन ये साया केवल अलीशबा को दिखाई दे रहा था। वो मेरे कान में कुछ कह रहा है। वो लगभग पागलपन की हालत में बोली, वो कह रहा है कि हमने उसकी नींद तोड़ी है
और अब हमें उसे हमेशा के लिए सोने देना होगा। अगली सुबह सब वहां से निकलने के पक्ष में थे, लेकिन जैन अब भी अड़ा हुआ था। हम यहां तक आए हैं, अब अगर भाग गए तो लोग मजाक उड़ाएंगे। जैन ने सभी को मना लिया, लेकिन उस रात जैन गायब हो गया। सुबह जब सब जागे तो जैन का टेंट खाली था, उसका मोबाइल, बैग सब वहीं था, पर वो खुद कहीं नहीं था। हमें उसी वक्त चले जाना चाहिए था जब पहला साया दिखा था। अब वो हमें एक एक करके ले जाएगा। रमशा की आवाज खोखली हो चुकी थी। गहरे जंगल का दरवाजा कैंप में जैसे मातम छा गया था। जैन की गैर मौजूदगी अब एक हकीकत बन चुकी थी। टेंट के बाहर जमीन पर घसीटे जाने के गहरे निशान थे। अदील, जो जैन का सबसे करीबी दोस्त था, गुस्से और लाचारी से भरा हुआ था। हमें उसे ढूंढना ही होगा। हो सकता है वो अब भी जिंदा हो, रमशा धीमे स्वर में बोली। पर यह सब इंसानों का काम नहीं लगता। तीनों ने डर को पीछे छोड़ते हुए जंगल की ओर गहराई में कदम रखा। करीब 1 घंटे की तलाश के बाद उन्हें एक पुराना पत्थर का दरवाजा मिला, जमीन में धंसा हुआ। उस पर किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा था, जिसे न अदील पढ़ पाया, न रमशा और न ही हसन। अलीशबा ने धीरे से पढ़ा, जो जागते हैं वो सोते को न जगाए, वरना वो जागने वाला नींद छीन लेगा। जैन की परछाई दरवाजे के अंदर एक तंग सुरंग थी, नमी, बदबू और अंधेरे से भरी हुई। उन्होंने मोबाइल की रोशनी से रास्ता तय किया। दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे थे, इंसान जो किसी दैत्याकार साई की पूजा कर रहे थे। एक कमरे में उन्हें जैन मिल गया, लेकिन वो जैन नहीं था। वो जमीन पर बैठा दीवार को घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो बार बार एक ही वाक्य दोहरा रहा था। उसने कहा था सोना है, लेकिन वो तो जाग गया। अदील ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैन की चीख जैसे उसके भीतर कोई और था। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरे में किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। कुछ लौटा, लेकिन वो जैन नहीं था। जब सभी बाहर निकले तो जैन उनके साथ था, मगर पूरी तरह चुप। रमशा ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता ये हमारा जैन है। उस रात जैन के व्यवहार में अजीब बदलाव आ गया। वो चुप रहता, आंखें झुकाए रखता और रात को टेंट के बाहर पत्थरों से कोई घेरा बनाता, जैसे कोई अनजानी रस्म अदा कर रहा हो। अलीशबा का सपना और रमशा की गुमशुदगी। अलीशबा को सपने में एक औरत दिखाई दी, सफेद कपड़े में, बिखरे बाल और आंखों से खून बहता हुआ। वह कह रही थी, इस जंगल में जो आता है वो कुछ न कुछ छोड़कर जाता है। तुमने दोस्ती छोड़ी, अब मोहब्बत जाएगी। सुबह जब सब जागे तो रमशा अपने टेंट में नहीं थी, और टेंट के बाहर उसी औरत का खून से बना हुआ एक निशान था। गहरी चिंता और जैन की डरावनी बात। सुबह की शुरुआत डर और बेचैनी से हुई। रमशा की गुमशुदगी ने ग्रुप को तोड़ कर रख दिया था। अलीशबा लगातार रो रही थी और हसन पागलों की तरह जंगल में रमशा को खोजता रहा। अदिल जैन के पास बैठा था, जो अब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे 2 अलग अलग हस्तियां झांक रही थीं। अदिल ने जैन से पूछा, जैन कुछ तो बोलो, तुम्हें पता है ना रमशा कहाँ गई है? जैन ने पहली बार आंखें उठाईं और बोला, वो जा चुकी है, उसने उसे बुला लिया है, अब कोई नहीं बचेगा, सिर्फ मैं। ये सुनकर अदील की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। रहस्यमय नक्शा और नक्शे खून। उसी दिन अलीशबा को वो तावीज याद आया जो बाबा जी ने दिया था। उसने तावीज को खोला और अंदर एक पुराना नक्शा छिपा हुआ था, जो जंगल के एक हिस्से की तरफ इशारा कर रहा था। वहां लिखा था, नक्शे खून, हसन, अलीशबा और अदील जैन को साथ लेकर उस जगह की ओर निकले। वहां एक पुराना पत्थरों से बना घेरा था, जिसके बीच में इंसानी हड्डियों का ढेर पड़ा था। वे अभी मुआयना ही कर रहे थे
कि अचानक जैन चीख पड़ा और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके शरीर पर नीले निशान उभरने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। फिर रमशा की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। रमशा की वापसी एक अलग रूप में। अचानक धुंध में से रमशा प्रकट हुई, मगर उसकी चाल और चेहरा पूरी तरह बदल चुके थे। वो सीधे जैन की तरफ बढ़ी, उसकी आंखों में झांक कर बोली, तूने मेरी नींद चुराई, अब मैं तेरी जाग चुरा लूंगी। अदील ने फौरन तावीज को हवा में घुमाया, जिससे उसमें से तेज रोशनी निकली। रमशा चीखी और उसका चेहरा बदलने लगा, एक भयानक औरत की शक्ल लेता गया। हसन ने जल्दी से जमीन पर खून से एक रेखा खींची, जैसा कि तावीज में बताया गया था। जैन ने आखिरी हिम्मत जुटाकर उस घेरे के अंदर छलांग लगाई और वह बुरी आत्मा उसके साथ उस घेरे में बंद हो गई। फिजा में एक जोरदार चीख गूंजी और जैन के शरीर से धुआं निकलकर आसमान की ओर उड़ गया। अंत या शुरुआत? कुछ पल बाद सन्नाटा छा गया। रमशा जमीन पर बेहोश पड़ी थी, जैसे अब वह आजाद हो गई हो। लेकिन अलीशबा ने जैसे ही रमशा को गोद में उठाया, उसकी आंखें एक पल को खुली और उनमें वही लाल चमक झलकी, जैसे वो बुरी आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, सिर्फ सो गई थी। और फिर जमीन हिलने लगी। रमशा की आंखों में अब भी वही भयानक लालिमा थी, मगर इसके बावजूद उसका शरीर वापस सामान्य हो गया था। वह बस चुपचाप बैठी रही, जैसे वह अपने शरीर में वापस आ चुकी हो। लेकिन अदील की नजरें फिर भी उस पर टिकी थीं। वह जाने क्या सोच रहा था। अलीशबा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हसन ने कहा, हम निकल भी गए तो ये जंगल हमारे पीछे पीछे आएगा। यह जादू और शाप कहीं ना कहीं हमें पहुंच ही जाएगा। इसी दौरान जैन का शरीर बेहोश हो गया। उसकी आंखों में फिर से वही लालिमा थी और वह खून की रेखा के पास पहुंचते ही जमीन में धंसता चला गया। उसका शरीर पूरी तरह मिट्टी में बदल चुका था। अदील और हसन ने तय किया कि अब उन्हें जंगल के दिल में जाना होगा, वह जगह जहां से यह सब शुरू हुआ था। वह पेड़ जिस पर खून की लकीरें बनी थीं और जिसके नीचे वह दरवाजा था। वहां जाने के बाद ही शायद उनकी मुक्ति संभव हो। तीनों एक बार फिर उस रास्ते पर चल पड़े, लेकिन इस बार माहौल बदल चुका था। हवा में सड़ी हुई मिट्टी की गंध थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाज में छटक रही थीं। उन्होंने आखिरकार दरिया के पास पहुंचकर देखा कि दरिया के पानी में एक अजीब सा भारी धुआं उठ रहा था। हसन ने करीब जाकर पानी में झांका तो उसे नीचे एक काली आकृति दिखी, जैसे कोई इंसान धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा हो। अचानक वह आकृति पानी से बाहर निकली और एक खौफनाक आवाज में कहा, अगर बचना चाहते हो तो तुम्हें यहां से आगे नहीं बढ़ना होगा। ये दरिया तुम्हारी आखिरी मंजिल बनेगा। वह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी बुरी आत्मा की थी, जो कई सदियों से इस दरिया में कैद थी। वह बुरी आत्मा जो खत्म नहीं हुई। जैसे ही वह आवाज खत्म हुई, दरिया में कुछ अजीब सी लहरें उठने लगीं। हसन और अदील ने जल्दी से पीछे हटना शुरू किया, लेकिन अलीशबा इससे पहले कि कुछ समझ पाती, दरिया में गायब हो गई। अलीशबा! दोनों ने एक आवाज में पुकारा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। इसी पल एक छोटा सा नोट दरिया के किनारे पर तैरता हुआ आया। वह नोट अदील के हाथ में आया। उस पर लिखा था, यह दरिया बुरी आत्माओं का बसेरा है। इसमें जो डूबता है वह कभी वापस नहीं आता। तुम सभी को इसका हिसाब देना होगा। हसन और अदील अब भी धड़कते दिल के साथ उस दरिया के किनारे खड़े थे, जहां उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। दोनों ने तय किया कि वे इस दरिया में डूबने से बचने के लिए इस जगह से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे पीछे हटे, जैन की आवाज आई, तुम दोनों को बचने का कोई रास्ता नहीं।
जो बुरी आत्मा यहाँ आई है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और फिर तुम भी यहाँ आ जाओगे। दोनों ने पलट कर देखा। वह बुरी आत्मा जो दरिया में डूबने वाले लोगों का पीछा करती थी उनके सामने खड़ी थी। रात का सन्नाटा और जंगल की खामोशी एक अजीब डर में बदल चुकी थी। जैन, रमशा और वह बुरी आत्माएं अब उनके पीछे थीं, जैसे वह उन्हें कभी भी ना छोड़े। अदील और हसन ने एक आखिरी कोशिश की। वे दोनों उस खून की रेखा के रास्ते पर वापस जाने की कोशिश करने लगे, जिससे शायद यह सब खत्म हो जाए। आखिरकार दोनों खून की रेखा तक पहुंच गए और उसी दरवाजे के पास जहां सब कुछ शुरू हुआ था। एक आखिरी बार दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरिया की गहराई में कुछ और बुरी आत्माएं जाग चुकी थीं और उनका सामना करते हुए उन्होंने दरवाजा बंद किया। आखिरकार वे सुरक्षित हो गए। जब दरवाजा बंद किया गया तो एक पल के लिए सब कुछ शांत था, लेकिन फिर अचानक हवा तेज हो गई। दरख्तों की शाखें चरमराने लगीं और जमीन के नीचे कुछ सरगोशियां सुनाई देने लगीं। हसन और आदिल दोनों की हालत अत्यंत खराब हो चुकी थी। उनके जिस्मों पर पसीने की बूंदें गिर रही थीं और उनके दिमाग में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। वो आवाजें जो दिल दहला देती हैं। तुम बच नहीं सकते, हम तुम्हारी आत्माओं को लेंगे, तुम्हारी सारी हिम्मत नाकाम हो जाएगी। ये आवाजें न सिर्फ दरख्तों में बल्कि उनकी आंखों के सामने से भी गुजर रही थीं। आलिशबा की आवाज सुनाई दी। यह सिर्फ तुम्हारे डर का हिस्सा है। यह जंगल हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हमें इस जंगल की हकीकत समझनी होगी। इस आवाज के साथ रमशा की हंसी भी गूंजने लगी, लेकिन यह हंसी इंसानी नहीं थी। तुम्हारी तकदीर यहां खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें छीन लूंगी। कुछ देर बाद वे तीनों एक नई जगह पहुंच गए, एक प्राचीन पुस्तकालय जिसमें कई पन्नों पर पुरानी भाषा में लिखे हुए थे। इस जगह का माहौल कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी तीव्रता थी। वहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। यह किताब एक चुनौती की तरह थी और अब यह तीनों पर था कि वे फैसला करें। क्या वे इस जंगल से निकलने के लिए बलिदान देंगे या इसकी सच्चाई का सामना करेंगे? हसन और आदिल के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या हमें अपनी जिंदगी की कीमत पर इस जंगल से बचना होगा? इसी दौरान जैन की याद आती है, जब उसने कहा था, यह बदरूहें हमेशा हमारे पीछे रहेंगी। अगर हम अपने डर का मुकाबला नहीं करेंगे तो हम उनका हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें जंगल की ताकत को खुद अंदर से मात देनी होगी। वे एक आखिरी बार दरिया के किनारे गए, जहां इस बदरूह का असर सबसे ज्यादा था। जैसे ही वे दरिया के किनारे पहुंचे, एक नया दरवाजा उभरा। यह दरवाजा उनके डर का दरवाजा था। वे दरवाजा खोलते हैं और अंदर से एक गहरी रोशनी से निकलती आवाज आती है, तुम्हारी आजादी, तुम्हारी आत्मा की आजादी, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। आदिल और हसन दोनों ने फैसला किया कि उन्हें अपनी आत्माओं की आजादी के लिए एक आखिरी कदम उठाना होगा। उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से कहा, हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमें यह जंगल, ये बदरूहें और ये डर हमेशा के लिए खत्म करना होगा। आखिरकार दोनों ने अपने अंदर की खौरनाक आत्माओं को मात दे दी और वह दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सारा माहौल शांत हो गया। दरख्तों की आवाज, हवा की सरसराहट और जंगल की खामोशी में सारी बदरूहें गायब हो गईं। अब यह तीनों आजाद थे। जब दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया तो सारी हवा में गहरा सन्नाटा छा गया। जंगल की सामान्य आवाजें, हवा की सरसराहट और पेड़ों के हिलने की आवाज भी चुप हो चुकी थी। ये एक ऐसा सुकून था जैसे जंगल ने अपनी सारी बुरी आत्माओं को जला दिया हो। हसन और अदील दोनों एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़े, लेकिन उनके चेहरे पर एक और उलझन थी। क्या वे वास्तव में आजाद हो चुके हैं
या यह सुकून भी एक जाल था? हमने इन बुरी आत्माओं को हरा दिया है, लेकिन क्या हम अपनी तकदीर से बच पाएंगे? अदील ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हसन ने कहा, हमने जंगल की ताकत को हरा दिया है, लेकिन जंगल की फुसफुसाहटें कभी भी हमारे पीछे आ सकती हैं। हमें खुद को मजबूत रखना होगा। यह कहते हुए उन्होंने फिर से जंगल के दिल की तरफ कदम बढ़ाए, जहां वे दरवाजा खुलने से पहले आखिरी बार रुके। वे जानते थे कि अगर अब भी कुछ बचा रह गया तो उन्हें उसे अपने अंदर स्वीकार करना होगा। अब उनके मन में वह सारी यादें ताजा हो गईं, जब जैन, रमशा और वह बुरी आत्माएं उनके साथ थीं। वे सब अब एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहे थे। अदील ने कहा, यह सब कुछ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हम इस जंगल को हमेशा याद रखेंगे, लेकिन इसकी बुरी आत्माओं को हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। उन्होंने आखिरकार जंगल को पीछे छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वे रास्ते पर निकले, एक आखिरी चमक उनके सामने आई। वही बुरी आत्मा जो कभी नहीं मारी गई थी। अदील और हसन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिलों में एक अजीब सा डर और सुकून था। ये उस हकीकत का वक्त था कि वे वापस आ चुके थे, लेकिन क्या वे पूरी तरह से आजाद हैं? आज रात की खामोशी ने सब कुछ साबित कर दिया। वे इस जंगल से वापस आ चुके थे। इसके शुक्रगुजार थे कि वे एक आखिरी लड़ाई जीतकर इसकी शाप से बच चुके थे। लेकिन उनके दिलों में हमेशा एक सवाल रहेगा, क्या वे कभी भी पूरी तरह से आजाद हो पाएंगे? और जंगल, क्या वह सचमुच सुकून पा चुका था? कैंपिंग ऑन हॉन्टेड फॉरेस्ट का अंत एक रोमांचक और दम तोड़ देने वाली स्थिति के साथ होता है, जहां मुख्य पात्र हसन और अदील आखिरकार इस जंगल की बुरी आत्माओं को हरा देते हैं। ये लड़ाई न केवल उनके शारीरिक अस्तित्व के लिए थी, बल्कि उनकी आत्माओं की आजादी के लिए भी एक आखिरी संघर्ष था। जब वे जंगल के दरवाजे को बंद करते हैं तो उनकी जिंदगी में सुकून आ जाता है, लेकिन यह सुकून सिर्फ एक पल का होता है। अंत में वे जान जाते हैं कि उनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जंगल की फुसफुसाहटें हमेशा उनके पीछे होंगी। उन्होंने अपने डर को काबू किया, लेकिन क्या वे इस जंगल की शाप से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, या यह डर हमेशा उनकी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहेगा? इन सवालों के साथ कहानी अपने अंत तक पहुंचती है, जहां डर और हकीकत के बीच का फर्क धुंधला सा हो जाता है। कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में कभी कभी हमें अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर लड़नी पड़ती है, और कुछ डर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम उनसे लड़कर या उनका सामना करके जीते। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली हॉरर कहानी की अपडेट्स मिलती रहे।